प्रवासी कथा साहित्य में आज सुनिए अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी गॉड मदर। अर्चना पैन्यूली जी एक लंबे समय से डेनमार्क में प्रवास कर रही हैं और वे हिंदी साहित्य सृजन में रची बसी व सक्रिय रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी गॉड मदर, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तू जा रही है माँ से मिलने? नीरा ने तारा से पूछा। मैं नहीं जा रही, तारा ने जवाब दिया। उनके घरवाले हम पर शक करने लगते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी चाहते हैं। उन्हें बकने दो, जो भी वे बकें। मैं तो माँ को देखने जा रही हूँ, नीरा बोली। शैला आंटी ने बताया कि माँ कोमा में चली गई, अब कभी भी। एक पल के लिए तारा ने कुछ सोचा, फिर बोली, तू जा। वो अपना मन बना चुकी थी। तारा समस्त उहापोह से मुक्त थी, मगर वो उहापोह में डूबती उतराती। सांस भरते हुए वो सोचने लगी, ठीक ही कह रही है तारा। पिछले साल जब शैला आंटी ने उन्हें बताया था कि माँ को स्ट्रोक पड़ा है, अस्पताल में भर्ती है, वे दोनों अपने सभी महत्वपूर्ण कामकाज छोड़कर माँ को देखने तुरंत मुंबई पहुँची थीं। माँ मुंबई हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थी। वहाँ उनके रिश्तेदार मौजूद थे। उनके भतीजे भतीजियों को पहले से ही जानती थी। माँ के घर ही वे उनसे मिला करती थी। वे शादीशुदा बाल बच्चों वाले थे। माँ के पति की तरफ के भी कुछ रिश्तेदार हॉस्पिटल में मौजूद थे। उन्हें देखकर वे बौखला गए। तुम्हें अब क्या चाहिए? उनसे पूछा गया था। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस माँ से मिलने आए हैं। वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम उनसे नहीं मिल सकती, भतीजा मेलविन बोला। इन्हें छोड़ दो, अब इनके पास जो कुछ था तुम्हें सौंप चुकी हैं, भतीजे की पत्नी सारा बोली। ले देकर एक फ्लैट ही बचा है, उस पर भी इनकी नज़रें गड़ी हैं, भतीजी वर्गिस बोली। नीरा तो संयत रही, किंतु तारा गुस्से से भर गई। माँ के घर वालों से जिरह करने लगी। हमारी नज़र उनकी किसी भी चीज़ पर नहीं अटकी है। आप लोगों को मालूम भी है कि हम कौन हैं। ये हिंदुस्तान लीवर के एचआर डिपार्टमेंट के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और मैं दुनिया के एक फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी की JWT में। अभी तारा ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि माँ की भतीजे ने ताना मारा। हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम कौन हो, रंडी की औलाद। दोनों कटकर रह गईं। चुपचाप चरम अपमान का घूंट पी लिया। तारा बोली तो कुछ नहीं, मगर गुस्से से तमतमाते हुए, दंदनाते हुए तुरंत अस्पताल से बाहर चली गई। नीरा वहीं ठहरी रही। माँ के रिश्तेदारों से विनती करने लगी कि एक बार उन्हें माँ के दर्शन करने दें। वे दोनों बहनें दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर सिर्फ माँ को देखने के उद्देश्य से मुंबई आई हैं। जब वे टस से मस नहीं हुए तो उसने अस्पताल के प्रशासन अधिकारी से भी बात की, गुजारिश की कि उसे रेचल फर्नांडिस से मिलने दिया जाए। अधिकारी का निर्लिप्त जवाब, अस्पताल में भीड़ मत लगाओ, आईसीयू में विजिटिंग टाइम में परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति अंदर आ सकता है। तुम्हारा मरीज से रिश्ता? वो माँ है हमारी, नीरा हकलाते हुए बोली। माँ? मेरा मतलब गॉड मदर है, उन्होंने हमें पाला है, नीरा थूक घूंटते हुए बोली। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिसेस फर्नांडिस की केस हिस्ट्री पढ़ते हुए प्रशासन अधिकारी बोला, उनकी तो अपनी कोई संतान नहीं है, किसी की गॉड मदर का भी यहाँ जिक्र नहीं है। उनके भतीजे मेलविन पिंटो के पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, उनकी तरफ से सारे फैसले वे ही लेते हैं। क्या कहती नीरा? रेचल फर्नांडिस के जीवन का एक अहम हिस्सा होते हुए भी वे दोनों बहनें उनके परिवार में नहीं गिनी जाती थीं। उनके रिश्तेदार इतने हावी थे कि उनकी एक झलक न देखने को मिली। कोशिशें व्यर्थ, समय नष्ट। निराश हो वो आईसीयू यूनिट से बाहर निकली तो गलियारे में तारा मिल गई। उसके लटके मुंह से ही तारा सब कुछ समझ गई, कुछ पूछा नहीं। मुंबई में अब और ठहरने का कोई मतलब नहीं था। आई तो दोनों हवाई जहाज़ से थीं, वापस ट्रेन से जा रही थीं। शाम 5 बजे उन्हें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी। दोनों मायूस व गुमसुम। तारा एक किताब निकालकर पढ़ने लगी। नीरा अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। रंडी की औलाद शब्द उसके कानों में बज रहे थे। उनकी नानी वेश्या थी। कई कारण हैं लड़कियों के वेश्यावृत्ति में उतरने के, मगर कोई भी शौक से वेश्या नहीं बनती। गरीबी, मजबूरी और दबंगों की वजह से उन्हें देह का व्यापार करना पड़ता है।
तमाम तरह की पीड़ाओं को झेल कर ही वे देह का सौदा करने पर मजबूर होती हैं। उनकी नानी नीमा तमांग नेपाल के तुलसीपुर जिले के एक पिछड़े गांव की बहुत ही निर्धन घराने की महिला थी। वो स्वेच्छा से अपने पिता की सहमति से आई थी। खुद ही देह व्यापार के एक दलाल को अपने को बेच दिया था। पिता को वो रकम पकड़ाकर दलाल के साथ हो ली थी। उसकी उम्र तब 21 साल थी, जो कि इस धंधे में आने के लिए कोई छोटी उम्र नहीं मानी जाती। भारत नेपाल सीमा पार कर नीमा तमांग दलाल के साथ वाराणसी पहुंची। दाल मंडी रेड लाइट एरिया में वेश्या बन गई। फिर 2 वर्षों बाद वाराणसी से मुंबई चली गई। एशिया के एक बड़े रेड लाइट एरिया ग्रांट रोड पर स्थित कमाठीपुरा इलाके में वो जिस्म फरोशी का धंधा करने लगी। यद्यपि वो इस धंधे में पूरी तरह उतर चुकी थी, मगर वो कोई औलाद नहीं चाहती थी। क्या भविष्य होगा एक वेश्या की संतान का? मगर होनी को तो जो मंजूर। 26 वर्ष की अवस्था में उसकी एक लड़की पैदा हुई। लड़की की सुंदरता देख वो गदगद हो गई। उसका नाम उसने अंजना रखा। आसपास के लोग उसे अंजू पुकारने लगे। अंजू नेपाली नहीं दिखती थी। सभी कहते थे कि वो थोड़ी विदेशी लगती है। नीमा सोच में पड़ जाती, कौन कौन चढ़ा होगा उसके ऊपर। रोज़ नए पुरुष ही उसके ऊपर चढ़ते थे। स्पेन से आए कुछ नवयुवक भी उस पर चढ़े थे। शायद उन्हीं में से किसी से उसका गर्भ ठहर गया होगा। दोनों बहनों नीरा और तारा को देखकर साफ लगता है कि उनके बाप अलग अलग हैं। वे एक ही माता मगर अलग अलग पिताओं की संतानें हैं। नीरा एकदम गोरी है, तारा सांवली व धाकड़ सी है। 13 साल की उम्र से ही उनकी माँ अंजू इस धंधे पर लग गई थी। पहले देह के इस धंधे में उतरने की उनकी लाचारी होती है, फिर ग्राहक जुटाने का संघर्ष। ग्राहक नहीं मिलेंगे तो खाएंगे क्या? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? इस धंधे में भी प्रतिस्पर्धा है। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ देह बेचने और खरीदने वाले दोनों को ही बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता है। ग्राहकों को बटोरने में दलालों के बीच होड़ लगी रहती है। सो एक ग्राहक को पहले एक बिचौलिया, फिर कोठा मालकिन से निपट कर ही लड़की की कोठरी में दाखिल होने को मिलता था। ग्राहक जितना देता था, वेश्या के नसीब में बस 1/3 ही आता था। कभी कभी पैसों के लिए ग्राहकों, बिचौलियों और कोठा मालकिनों के बीच लड़ाई भी छिड़ जाती है। जोर जबरदस्ती, मार पिटाई आम बात थी। मेरठ के पास के गांव से आया वो नवयुवक कपिल कमाठीपुरा में रंडियों के कोठे का दलाल बन गया। ग्राहकों को पटाकर उनके पास लाना उसका काम होता था। साहब, ये बिल्कुल नई है इस धंधे में, अभी अभी कोठे पर आई है। कपिल ग्राहकों को प्रलोभन देता। सर, क्या चीज़ है, आजमा कर तो देखिए, रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। साहब, 1 के पैसे में 2 चलेंगे, दोस्त फ्री जा सकता है। अब नीमा तमांग कोठा मालकिन थी। उसकी बेटी अंजू ग्राहकों को अपनी देह देती थी। उसकी बेटियां नीरा और तारा भविष्य में बनने वाली वेश्याएं थीं। नीरा को हल्का हल्का याद है, छोटी छोटी कोठरियों में यौन कर्मियाँ रहती थीं। पूरा इलाका कई गलियों में बटा था। कुछ गलियों में ये कारोबार चलता था, बाकी गलियाँ रेजिडेंशियल और बिजनेस के लिए थे। कम रेट की वजह से यहाँ कुछ सर्विस क्लास के लोग भी बसे थे। ये सारी गलियाँ आगे जाकर शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों से जुड़ जाती थीं। एक तंग गली में एक 2 मंजिली इमारत में उनका घर था। सीढ़ियाँ थीं। दूसरी मंजिल पर एक जैसे बक्से जैसे कमरे थे। नीचे पान और चाय की दुकानें थीं और छोटा मोटा बाजार भी था। दिन भर लड़कियां सोई रहती या आलस्य में पड़ी रहती थीं। शाम को वे सजना शुरू कर देती थीं। भड़कीली पोशाक, गाढ़ी लिपस्टिक। कोठे के द्वार पर, सीढ़ियों पर या गली में खड़ी हो आते जाते लोगों को अश्लील इशारे करती थीं। गली की रौनक बढ़ जाती थी। कुछ वेश्याएं जिनके बंधे बंधाए ग्राहक थे, अपनी कोठरियों में बैठे अपने ग्राहक का इंतज़ार करती थीं। कुछ औरतें एक वृत्ति वाली वेश्या होती थीं। जन्म भर एक ही पुरुष से रिश्ता रहता था। शाम 7 बजे से ग्राहकों का सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता था। कुछ दरवाजे बंद, कुछ खुले। जिस दरवाजे के लिए दलाल संकेत करता, ग्राहक वहां घुस जाता। देर रात तक ग्राहक आया करते थे। वो और तारा अक्सर उसी कमरे में सोया करती थीं जहां उनकी माँ अपना जिस्म बेचती थी। हर कदम की आहट उन्हें पता थी। दलाल है, बिचौलिया है, पराए मर्द हैं या फिर पुलिस है। उन्हें निर्देश थे कि जब तक पराया मर्द कमरे में रहता है वे सोई रहें।
सुबह का वक्त उनकी माँ का आराम करने का होता था। यही वो वक्त होता था जब वो रात में कमाए गए पैसों को बटुए में उलट पलट कर देखती थी। उसे एहसास होता था कि सब कुछ लुटाने के बाद बेरहम रात ने इतना भी नहीं दिया कि पेट की आग बुझाई जा सके। फिर उसे अपनी 2 बेटियों को भी पालना था। कुछ वेश्याएं अपने 10-11 साल के लड़कों को भेजा करती थीं ग्राहक जुटाने के लिए। इससे बिचौलियों को देने के पैसे बच जाते थे। अंजू कपिल पर निर्भर हो गई थी। दोनों की यारी सी जम गई थी। कपिल ने ही उसे सुझाया था कि कमाठीपुर में बहुत सारी वेश्याएं हैं, बहुत मारामारी है। वो थोड़ी दूर जाकर मुख्य सड़क पर ग्राहकों को पटाया करे। वो वहीं एक कमरा उसे एक रात के भाड़े में दिलवा देगा। कमाठीपुरा इलाके में कुछ फैमिली क्वार्टर भी थे। कुछ ज़रूरतमंद वेश्याओं को रात भर के लिए अपना कमरा दे देते थे। कपिल अंजू को अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ लाता। चमकीले वस्त्रों और आभूषणों में सजी अंजू मुख्य सड़क पर, गार्डन में या बस स्टॉप पर खड़ी हो जाती। आसपास से गुजरते राहगीरों को अपनी अदाओं से रिझाया करती। कुछ अदाएं उसकी खास हुआ करती थीं। उनमें से एक थी अपने मुख में अंगूठा डालकर छोटे बच्चों की तरह चूसने लग जाना। कंडोम को गुब्बारे की तरह फुलाकर पुरुष राहगीरों के चेहरों की तरफ फेंकना। ग्राहक अगर पट जाते तो कपिल कमरे का बंदोबस्त कर लेता था और अपना कमीशन ले लेता था। नीरा तब 7 साल की थी और तारा 3 साल की जब वो हादसा हुआ था। कपिल रोज की तरह अंजू को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठाए मुख्य सड़क की तरफ ले जा रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे कि अचानक उसी सड़क पर जो रेजिडेंशियल क्वार्टर थे, उन्हीं में से पहली मंजिल के एक फ्लैट में रेचल फर्नांडिस पिछले 25 सालों से रह रही थीं। मूलतः वो गोवा की थीं। शादी के बाद वे मुंबई में बस गई थीं। 56 वर्षीय रेचल फर्नांडिस एक निस्संतान विधवा थीं। 2 वर्ष पूर्व पति के गुजर जाने से वो इस फ्लैट में अकेले रहा करती थीं। चर्नी रोड एक कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल थीं। ये उनका रोज का नियम था। सोने जाने से पहले वो अपनी बालकनी का दरवाज़ा बंद कर लिया करती थी। वो अपनी बालकनी का दरवाज़ा बंद कर रही थी कि ठिठक गई। उनकी आंखों के सम्मुख ही एक तेज गति से आता हुआ ट्रक मोटरसाइकिल को ज़बरदस्त टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। मोटरसाइकिल हवा में लहराई, फिर पलटी मारते हुए नीचे ज़मीन पर खटाक से गिर गई। रेचल फर्नांडिस सन्न रह गई। फटाफट सीढ़ी उतर कर नीचे सड़क पर आ गई। ट्रक ड्राइवर टक्कर मारकर भाग चुका था। एक 24-25 साल की लड़की लहूलुहान सड़क पर पड़ी हुई थी। अरे, ये तो वही युवती है अंजू। उन्होंने उसे 2-3 दफ़ा अपने घर के पास के बस स्टॉप और सड़क पर मंडराते हुए देखा था। विशेष अदाओं से राहगीरों को रिझाते हुए भी देखा था। एक बार उन्होंने उसे सलाह दी, क्यों करती हो ये धंधा? तुम जवान हो, सुंदर हो, कुछ इज्जत का काम करो। अंजू खिलखिला पड़ी थी। पूछने लगी थी, तुम दिलवा दो मुझे इज्जत का काम। मेरे घर बर्तन चौका कर ले, 2-4 घर तुझे और दिलवा दूंगी, रेचल फर्नांडिस बोली। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे ग्राहक के साथ रात गुजारने के लिए अपना एक कमरा दे दो। सुबह होने से पहले कमरा छोड़ दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शट अप, रेचल फर्नांडिस गुस्से से बोली और वहाँ से चली गई। पीछे से अंजू खिस्स से हंसने लगी। एक दिन रात 9:30 बजे के करीब रेचल फर्नांडिस कहीं से आ रही थीं। अपने घर के पास बस स्टॉप पर उतरी तो अंजू उन्हें फिर दिख गई। बेंच पर बैठी ग्राहक की बाट जोह रही थी, एक अमरूद चबा रही थी। उन्हें देखकर उसने उन्हें नमस्ते ठोकी। ओह तुम? वे भी उसकी बगल में बेंच पर बैठकर उससे बतियाने लगीं। क्या नाम है तुम्हारा? अंजना है, पर सब अंजू पुकारते हैं। बातचीत में अंजू ने उन्हें बताया। हर उम्र और किस्म के आदमी आते हैं हमारे पास। सबसे अच्छे हमें कॉलेज के छोकरे लगते हैं, क्यूट से। बहुत दुविधा से भरे सहमे हुए रहते हैं वे। हमें अच्छा लगता है उनकी दुविधा को दूर करना और उन्हें स्त्री पुरुष का रिश्ता बताना। वे आदमी भी ठीक लगते हैं जो कामकाज के सिलसिले में अपनी बीवियों से दूर रहते हैं और अपनी हवस की प्यास बुझाने हमारे पास आते हैं। सबसे धूर्त हमें वे आदमी लगते हैं जो कहते हैं हम अपनी बीवी से खुश नहीं, हम उसे प्यार नहीं करते। हमारा मन करता है कि उन्हें चपत लगाकर दुत्कार दें। क्या तुम दुत्कारती हो? रेचल फर्नांडिस ने पूछा। नहीं,
हमें तो बस पैसे से मतलब रहता है। कई मर्द तो सेक्स करने के इरादे से भी नहीं आते, वे मनोविकृत होते हैं। हमसे कहते हैं कि हम नंगे होकर उन्हें डांस दिखाएं। कोई मर्द हमें पीटने लगते हैं, जलती सिगरेट हमारे बदन पर दागने लगते हैं। मिसेस फर्नांडिस का कलेजा मुंह को आ गया। तो तुम क्या करती हो? हम सब सहती हैं पैसों के लिए। ओह, मिसेस फर्नांडिस सिहरते हुए बोली। तुम क्या करती हो? जिस अंदाज से अंजू ने उनसे पूछा, मिसेस फर्नांडिस मुस्कुरा गईं। मैं सेंट मेरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल? वाह! अंजू ने किलकारी सी मारते हुए ताली बजाई। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? 24-25? 24, अंजू ने जवाब दिया। ये धंधा छोड़ो और मेरे पास आओ, तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं एक नारी निकेतन की भी सदस्य हूँ। हमारा संगठन बेसहारा औरतों की मदद किया करता है। अरे बाबा, मेरा तो इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरी बेटियां वहाँ से मुक्त हो सकती हैं। वे अभी बच्चियां हैं, किसी भी सांचे में ढल सकती हैं। ठीक है, कोशिश करूँगी। एक्सीडेंट का दृश्य देखकर रेचल फर्नांडिस की रूह कांप गई। एक लड़का दूर औंधा पड़ा था। वो शायद होश में भी नहीं था। मोटरसाइकिल का कचूमर निकल गया था, लेकिन लड़की होशो हवास में थी। वो भी रेचल फर्नांडिस को पहचान गई थी। उन्हें देखकर कहने लगी, मैं कमाठीपुरा 10 नंबर की कोठरी में रहती हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, नीरा तारा। उन्हें बचा लो, वे उनसे भी धंधा शुरू करवा देंगे। उन्हें बचा लो। रेचल फर्नांडिस का दिल पसीज गया। 2-4 लोग और जुट गए थे। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस गाड़ी सायरन बजाते हुए घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रात भर रेचल फर्नांडिस सो नहीं पाई। दूसरे दिन वे नारी निकेतन की 2 महिलाओं के साथ कमाठीपुरा 10 नंबर के कोठे में धमक गईं। तंग गलियां, गंदी सीढ़ियां, टूटे फूटे छज्जे, अंधेरी कोठरियां। हालांकि मिसेस फर्नांडिस इससे बहुत अधिक दूर नहीं रहती थीं, लेकिन यह एक अलग ही दुनिया थी। 13 से 30 साल तक की जवान लड़कियों की भरमार में 2-4 प्रौढ़ावस्था की औरतें, 1-2 मर्द और 4-5 बच्चे भी नजर आ रहे थे। औरतों की मंडली में मर्द तो वहाँ अजीब से लग रहे थे। सभी अपने अपने काम काजों में व्यस्त। लड़कियाँ, पर उन्हें देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर कोठा मालकिन और दलालों में थोड़ी हलचल मच गई। उन्होंने अपने आने का मकसद बताया। सभी को रात के हुए एक्सीडेंट के बारे में मालूम था। माहौल गमगीन सा था। उनकी आंखें भर आईं। बोले, कोठे ने एक बहुत अच्छी वेश्या और चतुर दलाल को खो दिया है। नीरा और तारा कहाँ हैं? 10 साल का गुल्लू, जो एक वेश्या का बेटा था, उन्हें बुलाकर ले आया। दलाल ने भी बच्चियों को उनके सुपुर्द कर दिया। मिसेस फर्नांडिस दोनों बच्चियों को लेकर अपने घर आ गईं। उन्हें नहलाया धुलाया, खूब खिलाया पिलाया। उनकी नानी नीना तमांग अस्पताल में अपनी बेटी के पास थी। अंजू का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की। 2 घंटे तक उसे कार्डियक मसाज भी दिया, किंतु उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। तीसरे रोज दोपहर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कपिल तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ चुका था। बेटी के अंतिम संस्कार से निपटने के बाद नीमा तमांग कोठे पर लौटी। नीरा और तारा को ना पाकर उसने कोठे के अन्य लोगों से उनके बारे में पूछा। कोई मिसेस फर्नांडिस का पता नहीं बता पाया। सिर्फ बोले, 3 अधेड़ सी दिखने वाली नारी निकेतन की औरतें आईं और उन्हें लेकर चली गईं। नीमा तमांग ने अपनी नातिनों के गुम होने की पुलिस में रपट लिखवाई। थोड़ी ही छानबीन से पुलिस को पता चल गया कि बच्चियां कहाँ हैं। पुलिस के साथ नीमा तमांग भी रेचल फर्नांडिस के घर पहुंची। उन पर सरासर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनकी बेटी के बच्चों को हथिया लिया है। नीरा और तारा 2 अबोध बच्चियां उस वक्त, उन्हें क्या मालूम था कि उनके हित में क्या है। अगर वे अपनी नानी को पहचानने से इनकार कर देती तो रेचल फर्नांडिस उन्हें गोद लेने के लिए स्वतंत्र रहती। वे दोनों अपनी नानी को देखते ही उसकी तरफ लपक पड़ीं। रेचल फर्नांडिस बोली कि एक्सीडेंट उनकी आंखों के सामने हुआ। घटनास्थल पर वो सबसे पहले पहुंचने वालों में से थी। अंजू अपने पूरे होशो हवास में थी। उसी ने उनसे कहा कि वे उनकी बेटियों को कोठे से निकालकर उन्हें एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने का मौका दें। वो इन बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहती हैं। मृतक ने क्या कहा? कौन था चश्मदीद गवाह? समाज और कानून की नज़रों में नीरा और तारा वेश्या नीना तमांग की नातिनें थीं। उनकी माँ की मौत के बाद वही उनकी संरक्षक थी।
वे अपने नाम के आगे अपनी नानी का ही सरनेम लगाती थीं, नीरा तमांग, तारा तमांग। मगर रेचल फर्नांडिस ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। स्वयंसेवी संस्थान व महिला आयोग का भी सहारा लिया। अपने अथक प्रयासों से वे बच्चियों को पंचगनी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करने में कामयाब हो गईं। वे उन्हें अपने घर में नहीं रख सकीं। उन्हें यह भी भय था कि कहीं कोठे के लोग आकर उनका अपहरण न कर लें। बोर्डिंग स्कूल में वे अधिक सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने नीमा तमांग को भी समझाया कि क्या ज़िंदगी मिलेगी बच्चियों को कोठे पर। उनकी माँ नहीं रही, कौन उन्हें पालेगा। नीना तमांग में इतनी सूझबूझ थी, वो जानती थी कि उसके तो दिन लद गए, बेटी उसकी रही नहीं, उसे कोठा मालकिन भी वहाँ के लोग नहीं बने रहने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे वे रसोइया बना देंगे। वो मान गई। मिसेस फर्नांडिस नीरा और तारा की एक तरह से गॉड मदर बन गई। उनसे बोली, भगवान द्वारा भेजी मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ। तुम्हारी अपनी माँ नहीं रही, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ पुकारो। और वे दोनों उन्हें माँ पुकारने लगीं। नियमित रूप से उनकी माँ अर्थात मिसेस फर्नांडिस से फ़ोन पर बात होती रहती थी। वो उनसे मिलने पंचगनी आया करतीं। छुट्टियों में वे कभी माँ के पास जातीं तो कभी नानी के पास। बेटी के मरने के बाद नीमा तमांग ने कोठा छोड़ दिया था। दहीसर में अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद कर रहने लगी थी। उसकी कुछ बचत थी। दूर दराज के नगरों से मुंबई नौकरी के लिए आने वाली लड़कियों को वो अपने घर बतौर पेइंग गेस्ट रखने लगी। उसकी गुजर होने लगी। तारा मात्र 3 साल की थी जब उन्होंने कमाठीपुरा छोड़ा था। उसे अपने आरंभिक जीवन की कुछ याद नहीं, किंतु नीरा 7 वर्ष की थी। वहाँ की धुंधली यादें उसके अर्धचेतन मस्तिष्क में कुलबुला कर उसे बेचैन कर देती थी। उसे मालूम है कि उनका अतीत क्या था। वे एक वेश्या की संतानें हैं। अक्सर वो इंटरनेट पर वेश्याओं की ज़िंदगी टटोलने लगती। जब वो छुट्टियों में पंचगनी से मुंबई आई हुई थी, एक दिन यूं ही कमाठीपुरा इलाके में चली गई। रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा की सूरत वक्त के साथ काफ़ी बदल गई थी। अधिकतर इमारतें जर्जर हो चुकी थीं। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ वेश्यावृत्ति का भी पूरी दुनिया में चरम उभार हो चुका था। अधिकतर मालिक या तो इन इमारतों को बिल्डर को बेचना चाहते थे या वहाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहते थे। अब पहले किसी यहाँ चहल पहल नहीं थी। पुराने वक्त के कोठों से निकलकर देह व्यापार का धंधा अब वेबसाइटों तक पहुँच चुका था। कभी वो भी यहाँ रहती थी, फ्रॉक पहने यहाँ की गलियों में घूमती थी, दुकानों से टॉफ़ी खरीदती थी। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई, किंतु वो गलियों सड़कों से घूमते हुए उस इलाके को निहारती रही, परखती रही, वेश्याओं के जीवन पर मनन करती रही। वेश्यावृत्ति सभी देशों में आदिकाल से विद्यमान रही है। स्त्रियों का ये सबसे पुराना पेशा कहा जाता है। देवदासी, रखैल, तवायफ, सुरा सुंदरी, वेश्या, कॉल गर्ल का जीवन सहने के लिए कई औरतों को मजबूर होना पड़ा। मंदिरों में देवदासी प्रथा, गुलाम व्यवस्था में गुलामों के मालिकों को वेश्याओं का रखना, मुगलों के हरम में औरतें, भारतीय राजाओं का अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए उन्हें तवायफों को तोहफे के रूप में पेश करना, सभी वेश्यावृत्ति के आदिम रूप हैं। राजा महाराजाओं ने ही वेश्यालय खोलने की शुरुआत की थी। तब वेश्याएं संपदा और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थीं। आज दर्जनों साइट्स के लिंक हैं जहां हाई प्रोफाइल वेश्याओं के फ़ोटो, फ़ोन नंबर और रेट तक लिखे होते हैं। कॉल गर्ल फेसबुक है जहां कॉलेज छात्राएं, मॉडल्स और टीवी फिल्मों की नायिकाएं तक उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं। आज विश्व में लगभग 4 करोड़ सेक्स वर्कर हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क आदि दुनिया के कई देशों में वेश्यावृत्ति नियमित व वैधानिक है। सरकार से सेक्स वर्कर को स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग मिलता है। बुढ़ापे में उन्हें पेंशन भी मिला करती है। किंतु भारत में वेश्यावृत्ति का रूप विकृत रहा, अवैध रहा और चलता भी रहा। समय बीतता गया। बचपन लांघ कर किशोरावस्था पार कर वे यौवन की दहलीज पर आ गईं। मिसेस फर्नांडिस को वो माँ पुकारती थीं, मगर न वे पूरा पूरा उनका बन पाईं, न ही अपनी नानी नीमा तमांग का।
पंचगनी के स्कूल से 12वीं पास कर दोनों बहनें अग्रिम शिक्षा के लिए दिल्ली चली गईं। नीरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में मास्टर किया और तारा ने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में। माँ ने ही उनके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोजने और विषयों के चयन में उनका दिशा निर्देश किया। माँ ही उनका सारा खर्च उठा रही थीं। सरकार की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप भी दिलवाई। नानी भी कभी कभार उनके जन्म दिवसों पर उन्हें उपहार या कुछ पैसे दे देती। नानी का वजूद भी उनकी ज़िंदगी में रहा। वे नानी के साथ नेपाल हो आई थीं। उनके सभी भाई बहनों से मिली थीं। नानी 6 भाई बहनों की कतार में सबसे बड़ी थीं। माता पिता बेहद गरीब। फिर माँ को भी बीमारी लग गई जिसके इलाज के लिए पैसा चाहिए था, सो नानी को नेपाल छोड़ना पड़ा। भारत आ गई जिस्म फरोशी के लिए। भारत से वो अपने घर वालों को पैसे भेजा करती थी। उनके भेजे पैसे से ही उनका उद्धार हुआ। नानी के माता पिता कभी के मर चुके थे। छोटे भाई बहन भले ही छोटे मोटे कारोबारों में संलग्न थे, मगर इज्जत से कमा खा रहे थे। नानी उनसे बोली, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मैंने अपना जीवन दांव पर लगाया, मगर मेरे भाई बहनों का जीवन बन गया, नहीं तो सभी का जीवन दांव पर लगता। अब नीरा 27 की और तारा 23 साल की है। ये सच है कि उनकी नानी वेश्या थी। ये सच है कि उनकी माँ वेश्या थी। ये सच है कि रेड लाइट एरिया में उनका आरंभिक जीवन बीता था, मगर आज वे दोनों उच्च शिक्षित दिल्ली में मशहूर कंपनियों में नौकरी किया करती हैं। उन्हें गर्व है, नाज है अपनी पोजीशन पर, और इसके लिए वे मिसेस फर्नांडिस के एहसानमंद हैं। आज माँ बहुत बीमार है। अवस्था भी उनकी 77 वर्ष। नीरा मन ही मन बोली, तारा तू ठीक है जो तुझे कुछ भी याद नहीं, और तू ठीक ही कह रही है कि तुझे माँ को देखने नहीं जाना। काश मैं भी तेरी तरह निर्णय ले पाती। सांस भरते हुए नीरा इंटरनेट पर मुंबई की फ़्लाइट देखने लगी। सुबह की 10 बजे की फ़्लाइट उसने बुक करवा दी। अपने रहने के लिए ग्रांट रोड पर एक होटल में कमरा भी बुक करवा दिया। शैला आंटी से बात हो चुकी थी। शैला आंटी उसी माले पर माँ के सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। दोनों 40 सालों से पड़ोसी हैं, एक दूसरे की सहेलियाँ भी हैं। अपने पति की मौत के बाद माँ शैला आंटी के और करीब आईं, जो पहले से ही विधवा थीं। शैला आंटी ही उन्हें माँ की हालत से अवगत करवाती रहती हैं। वो उनसे पूछ चुकी थी कब माँ बिल्कुल अकेले रहती हैं, उनका कोई रिश्तेदार उनके पास नहीं होता। शैला आंटी के बताए समय के अनुसार वो वहाँ पहुँची। माँ के रिश्तेदार वहाँ नहीं थे, बस उनकी देखभाल के लिए नियुक्त आया ही वहाँ थी। शैला आंटी से नीरा के बारे में बता चुकी थी। आया ने उसे अंदर आने दिया। वो सीधे माँ के कमरे में गई। माँ बिस्तर पर निस्तेज लेटी हुई थीं, आंखें मूंदी हुई, सिर्फ मुख खुला हुआ। उतरती चढ़ती सांसों के अलावा शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसने उनके चरणों पर अपना शीश झुकाया, पुकारा, माँ माँ। कोई हरकत नहीं बदन में। वो हौले से बिस्तर पर चढ़कर उनकी बगल में लेट गई, उनसे कसकर लिपट गई। जबरदस्त सुकून मिला उसे। माँ के स्पर्श के लिए वो तरस गई थी। माँ का स्पर्श अभी भी उसे एक आश्वासन भरा लग रहा था। उसके होंठ बुदबुदाने लगे। माँ तुम महान हो, फरिश्ता हो। तुमने हमें उस कीचड़ से बाहर निकाला और हमारे जीवन को एक नई उड़ान दी। तुमने हमारे लिए कितने संघर्ष झेले। ये क्या हम अपने पैरों पर खड़ी हुई और आप बिस्तर से लग गईं? तुम और जिंदा रहो माँ, और हमें अपने त्याग एहसानों का प्रतिदान करने का मौका दो। अभी ना जाओ माँ, हमें एक मौका दो। अभी ना जाओ माँ, हम तुम्हें हमेशा हमेशा अपने पास रखेंगे, तुम्हें दुनिया घुमाएंगे। माँ कितना समझ रही थी उसे मालूम नहीं। बुदबुदाते बुदबुदाते उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गईं। वे लोग आ गए थे। वो हड़बड़ा कर उठी। जब तक वो बिस्तर से उतरती वे माँ के कमरे में पहुँच गए थे। तू नीच मक्कार फिर आ गई यहाँ, बिस्तर पर चढ़ी है। मिसेस फर्नांडिस की भतीजी ने उसके बाल खींचते हुए उसे बिस्तर से उतारा। भतीजे ने उसकी पीठ पर अपनी जोरदार लात जमाई। आया तुरंत शैला आंटी को बुला लाई। दोनों के बीच बचाव करने पर भी वे नहीं रुके। उसे पीटते गए, भद्दी गालियाँ बकते रहे। शैला आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझाने लगी। वो उनका अतीत था,
इनकी माँ कभी की मर चुकी है। नानी ने भी कोठा कभी का छोड़ दिया था। इन बहनों की परवरिश बहुत अच्छी हुई है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर हैं। तुम लोग अपनी बुआ के करे कराए पर पानी मत फेरो। वे इन पर जान छिड़कती थीं। वे हम पर भी जान छिड़कती थीं, भतीजा तो नक्कर बोला। पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने हमें सौंपी है, भतीजे की पत्नी बोली। अच्छा, तो आप हो इसकी जड़ पर। भतीजी शैला आंटी पर कुपित हुई। वे भाप गए थे कि वो ही हैं जो दोनों बहनों को मिसेस फर्नांडिस के बारे में बताती रहती हैं। नीरा को तो मारपीट कर उन्होंने घर से बाहर धकेला ही, साथ ही वे शैला आंटी से भी लड़ने लगे। 1.5 माह बाद शैला आंटी ने उन्हें फ़ोन किया। माँ नहीं रही। उन्हें लगा वे वीरान हो गईं। एक बहुत बड़ी हस्ती उनके जीवन से सदा के लिए विलीन हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर वे खामोश न बैठी रह सकीं। तत्काल उपलब्ध फ्लाइट से नीरा और तारा मुंबई पहुंचीं। अपनी नानी को भी खबर दी। नीमा तमांग भी वहां दहीसर से पहुंची। वे मिसेस फर्नांडिस के घर नहीं गए, सीधे अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे, कब्रिस्तान, जहां मिसेस फर्नांडिस के परिवार को एक प्लॉट मिला था। नीरा को याद आता है, एक बार माँ ने उन्हें बताया था कि ज़मीन की कमी की वजह से अब हर एक ईसाई परिवार को कब्रिस्तान में सिर्फ एक प्लॉट मिलता है। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। प्लॉट भी सिर्फ 6x4 का। उसी प्लॉट में सारा परिवार दफन होता है। उन्हीं के सम्मुख उनके घर वाले माँ का शव कॉफिन में लिए आए। मिसेस फर्नांडिस के रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी थे। शैला आंटी भी उन्हें दिखीं, मगर मिसेस फर्नांडिस के 2 भतीजे मेल्विन पिंटो और फ्रेडरिक पिंटो ही मुख्य प्रतिनिधि बने हुए थे। नीरा और तारा हाथों में फूल लिए एकदम खामोश खड़ी थीं। मिसेस फर्नांडिस के रिश्तेदार उन्हें कनखियों से देख रहे थे, मगर इस भीड़ में वे कुछ कर नहीं सकते थे। ईसाई रीति रिवाज से मिसेस फर्नांडिस का अंतिम संस्कार हो रहा था। वो कॉफिन में स्थिर खामोश लेटी हुई थीं। नीरा का दिल भर आया। सोचने लगी, दर्दनाक है अंत। शरीर से आत्मा के निकलते ही उस शरीर की कोई अहमियत नहीं रह जाती। मृत्यु भयावह होती है। शोक संतृप्त लोग क्रिसमस भक्ति गीत गा रहे थे। 3 धर्म गुरु सफ़ेद गाउन में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। सभी मिसेस फर्नांडिस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्होंने भी मौका देख आगे बढ़कर मिसेस फर्नांडिस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, बुदबुदाई, गुड बाय माँ। अगर उन्हें मौका मिलता तो वे अपनी गॉड मदर के लिए श्रद्धांजलि संदेश पढ़ती। संदेश में सभी को खुलकर मिसेस फर्नांडिस के त्याग बलिदानों को बताती, कहती कि कैसे उन्होंने उन्हें वेश्यालय की एक खौफनाक ज़िंदगी से बाहर निकाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया और सबल बनाया। किंतु वे सहमी हुई सी चोरों की तरह मिसेस फर्नांडिस को अपनी श्रद्धांजलि दे रही थीं। डर था कि कहीं उनके घर वाले उनसे लड़ने झगड़ने न लग जाएं, और वही हुआ जिसका उन्हें डर था। धर्म गुरुओं के धार्मिक अनुष्ठान से निपटने के बाद वे उन तीनों से भिड़ गए। बिन बुलाए क्यों आए हो यहाँ? विशेषकर उनकी नानी को घूरते हुए कहने लगे। यहाँ एक प्रतिष्ठित महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वेश्याओं का यहाँ कोई काम नहीं है। नीरा और तारा जहाँ इस तिरस्कार प्रताड़ना को खामोश सुना करती थीं, वहीं उनकी नानी नीमा तमांग ने मिसेस फर्नांडिस के भतीजे भतीजियों को मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब दिया। तेरा बाप भी आता था रोज़ रंडी खाने में मेरे पास, कहता था तेरी माँ काफ़ी नहीं थी उसके लिए। नीमा तमांग कोठे की दुनिया को कभी का अलविदा कह चुकी थीं। अब वो ना उस भाषा का इस्तेमाल करती थीं, ना ही वो श्रृंगार, ना वे अदाएँ, ना वे इशारे। किंतु नीरा और तारा अपनी नानी का यह रौद्र रूप देखकर चौंक गईं। उनके मुख से ऐसी भाषा सुनकर पूरी तरह भौचक्की थीं। नानी के मुंह पर उन्होंने हाथ रख दिया। उनका हाथ पकड़कर वहाँ से घसीटने लगी। नानी गर्दन मोड़ मोड़ कर उन्हें सुनाने लगी। खबरदार, कभी किसी वेश्या को वेश्या कहा, तुम शरीफ इज्जतदार लोगों की पोल खोल देगी तवायफ। 10 पुरुषों में से 1 पुरुष रंडीबाज है। उसके धंधे ऐसे ही नहीं चल रहे। मिसेस फर्नांडिस के रिश्तेदार सिर पिटाकर चुप हो गए और शैला पिंगले मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। भगवान बुद्ध का कथन उन्हें बरबस याद आ गया। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो। अभी आप सुन रहे थे अर्चना पैनोली जी की लिखी हुई कहानी गॉड मदर।
उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।